भूपेंद्र यादव। सम्माननीय उपसभापति महोदय, लगातार इस सदन में हर सत्र में कृषि क्षेत्र के जो संकट रहते हैं उसके विषय में चर्चा रहती है। जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली उसके मुकाबले में 67 सालों में हमने गांव की स्थिति ये करी कि कृषि पे कार्यबल अधिक होता चला गया और कृषि का जो परंपरागत विकास है वो केवल फसल उत्पादन नहीं था। फसल उत्पादन के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को देना, गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना और फसल के साथ वैल्यू एडिशन करना और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की उस आर्थिक संरचना में आने वाले जो भी भूमिहीन किसान से लेकर के कमजोर वर्ग से लेकर के जो भी लोग हैं उन सबके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। लेकिन दुर्भाग्य से देश में जो 67 सालों में योजनाएं बनी उसमें इस विषय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे और पिछले 2 साल के आंकड़े देकर के वो कृषि क्षेत्र में बता रहे थे। अभी जब एक प्रश्न माननीय कृषि मंत्री जी को पूछा गया कि 2005-06 से लेकर और 2012-13 का समय जो यूपीए का कार्यकाल का समय था, उस समय में खेती योग्य भूमि में बड़ी या कमी हुई। और सच बात तो यह है कि यूपीए के कार्यकाल में जो सदन में उत्तर रखा गया 2005-06 में देश में 1,82,686 1,82,686 स्क्वायर हेक्टेयर खेती योग्य भूमि थी, जो यूपीए सरकार की नीतियों के कारण घटकर के 2012-13 में 1,81,950 स्क्वायर हेक्टेयर रह गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण सड़क है, इसका कारण बढ़ता हुआ शहरीकरण है। लेकिन अगर राज्यवार इसका विश्लेषण किया जाए तो मुख्य रूप से जिन राज्यों में एक कमी हुई उसमें कर्नाटक में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। और कमी होने का जो कारण है वो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लगातार इन प्रदेशों में जो सूखा पड़ा है, मौसम की जो मार पड़ी है, उसका हम कोई समुचित उपाय नहीं दे पाए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कृषि क्षेत्र की इन समस्याओं को समझते हुए कि जहां पर लगातार सूखा पड़ता है, जहां पर लगातार किसान अपनी खेती में मौसम की अनिश्चितता के कारण बार बार नुकसान को झेलने का काम करता है, वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ला करके पहले जितनी भी योजनाएं जो चल रही थी और जितनी योजनाओं में, चाहे वो भारत में कृषि योजनाओं को लेकर के और जो खाद्यान्न सुरक्षा मिशन को लेकर के, हरित क्रांति को लेकर के, सतत कृषि मिशन को लेकर के जितने प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे उसको समायोजित करके हमारे देश की कृषि को बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार, ये जो वर्तमान सरकार आने के बाद कृषि क्षेत्र में किसान सही तरीके से अपनी भूमि की उर्वरता को पहचान सके, इसके लिए जो सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की गई। देश में जिस प्रकार से आज भी हमारी पर्याप्त भूमि अभी कृषि के सिंचन से युक्त नहीं है, देश में एक महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया। किसानों की जो इनकम को बढ़ाने के लिए और एक अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया। लेकिन इन योजनाओं का विस्तार करते समय इस बात का आवश्यक ध्यान रखा जाना चाहिए कि कृषि क्षेत्र का जो भी विकास सरकार कर रही है
वो आजादी के 60 साल से जिस प्रकार विकास हुआ है, विकास तो हुआ है पर वो टिकाऊ विकास नहीं हुआ है। हर विकास के माध्यम को जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, विकास को जिन्होंने केवल इंजीनियरों और ठेकेदारों के निर्माण कार्यों तक ही सीमित रख दिया है। विकास कार्य केवल इंजीनियरों और ठेकेदारों के द्वारा केवल निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। विकास का अर्थ है कि समग्रता के आधार पर विकास होना चाहिए। हम केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं देखें, हम इस बात को भी देखने का प्रयास करें कि जब हम विकास में जीडीपी को देखते हैं तो वो केवल उत्पादन वृद्धि नहीं होना चाहिए, वो समाज के कुल मिला के जो खुशी के मानक हैं उन खुशी के मानकों में वृद्धि होनी चाहिए। समाज के जीवन स्तर में केवल उत्पादन के आधार पर नहीं, बराबरी के अवसर, भूमिहीन किसान के लिए सुविधा, रोजगार के अवसर, स्किल डेवलपमेंट के अवसर, विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग, अपने खेती के जमीन के हिसाब से सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर विकास करना और खेती के साथ साथ पशुपालन का विकास होना, खेती के साथ साथ बागवानी का विकास होना और खेत को मार्केट से जोड़ करके खेत का मार्केट पे अधिकार करने का प्रयास करना, है सरकार को करना चाहिए। और बीच में जब पूर्व में एनडीए की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आई थी, तब किसान के फसलों को खरीदने के लिए और विपणन करने के लिए नए कानून का प्रावधान किया गया था। आज भी जो खेत सबसे बड़ी समस्या है कि एक बार जब सूखा आता है या अकाल पड़ता है या बेमौसम की बारिश होती है तो कृषि क्षेत्र पे संकट सबसे ज्यादा क्या है? कृषि क्षेत्र पे सबसे ज्यादा संकट इस बात का है कि अगर एक फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान का परिवार 2 साल 3 साल पीछे हो जाता है। और इसके लिए फसल बीमा सुरक्षा योजना है, क्योंकि उसका जो 6 महीने के बाद जो उसका पैसा आना होता है, उसके पास नकदी को कमाने का कहीं और अवसर नहीं होता है। और जिन जगहों पर किसानों की दुर्भाग्य से जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उन आत्महत्याओं का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम केवल कृषि के नकदी फसलों के साथ साथ पशुपालन को, हम फल उत्पादन को, हम सब्जियों के उत्पादन को, हम एक ऐसी व्यवस्था को जब खड़ा करने का प्रयास करें कि जिस व्यवस्था के माध्यम से हम खेती की जो निर्भरता है केवल नकदी फसलों का उत्पादन नहीं, उसके सहायक विषयों के उत्पादन के लिए हम आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा जो विशेष प्रयास किया जा रहा है बागवानी मिशन का, हरित क्रांति योजना का, कृषि विकास योजना का, इस सब में नीचे के स्तर पे अगर हम किसान की फसलों का वैल्यू एडिशन अगर ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे, पंचायत स्तर पर ही अगर वो वैल्यू एडिशन करेंगे, तो कम से कम जो भूमिहीन किसान हैं, जो कमजोर ताकत के जो लोग हैं, वो अपने उद्यम के माध्यम से, छोटी छोटी जगहों के माध्यम से उनको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी इस चर्चा के बाद सरकार के द्वारा एक लंबे समय से जो एक इस देश के जो नदी जल मार्ग है, उन नदी जल मार्गों का एक विधेयक भी लाया जा रहा है। अभी तक तो देश में केवल 5 राष्ट्रीय राजमार्गों को नदी जल मार्ग बनाया गया है। सरकार ने अपनी दूरदृष्टि से बहुत लंबे समय से जो एक विषय पेंडिंग पड़ा था, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना तय किया है। मेरा ये मानना है कि ये जितने भी जलमार्ग होंगे ये हमारे किसानों के खेतों से होते हुए गुजरेंगे। इसको अगर हम अपने किसान और खेती के विकास के साथ जोड़ेंगे, इसका उपयोग हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो नहरी योजनाएं हैं, उन नहरी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का अगर काम किया जाएगा तो कम से कम सूखे की समस्या जो है, इस समस्या का हम समाधान कर सकेंगे। और इसलिए इस देश में लगातार अभी गन्ना किसान भी संकट में हैं, उनके समर्थन मूल्य की बात भी की जा रही है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहली बार सरकार ने प्रयास किया है और सरकार ने इस बात की घोषणा करी है कि दालों का भी समर्थन मूल्य घोषित किया है। हमें उन सब फसलों का जो देश के दैनंदिन जीवन में आती है, उनके समर्थन मूल्य को देकर के किसान को उसके उचित परिश्रम का मूल्य देना होगा। लगातार हमारे देश में जो कृषि नीति अपनाई गई, उस कृषि नीति के कारण अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो इस बात का हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले कम से कम 10 सालों के अंदर ही जो हम मनरेगा से लेकर सारी योजनाएं तो लेकर के आए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार का पलायन पूरे देश भर में हुआ है, वो काफी ज्यादा एक तरीके से शोचनीय विषय है। ग्रामीण क्षेत्र से पलायन किस प्रकार से रुके, और इसके लिए
एक जो आधारभूत संरचना खड़ा करने का काम सरकार ने किया है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू किया है, उन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को हम किस प्रकार से रोक सकें और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और खेती और किसानी का विचार करते समय हम केवल भूमि वाले किसान नहीं, भूमिहीन किसानों का भी विचार करें। हम केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं, गांव के समग्र विकास की कल्पना का विचार करें और हम इसको कम से कम कृषि मंत्रालय एक खुशी सूचकांक का एक ऑडिट भी करवाए कि आखिर खेती के विकास के कारण कितने ग्रामीण क्षेत्र में हम खुशियों को बढ़ा सके हैं, लोगों के दैनंदिन जीवन में बढ़ा सके हैं, सामाजिक भाईचारे को हम गांव में बढ़ा सके हैं, गांव से किस प्रकार से हम रोजगार के जो अवसरों को देकर के बेरोजगारों के मन में जो हमेशा आशंकाओं के विषय रह सकते हैं उनको कम कर सके हैं। और एक और जो विषय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है कि हमारे देश में 250 से ज़्यादा जैव विविधता के क्षेत्र हैं। कम से कम बीज उत्पादन की दृष्टि से आज उत्तराखंड में अगर राजमा के देखे जाए तो अनेकों किस्म की जो राजमा के बीज हैं वो उत्तराखंड में है। चावल के देखे जाए तो छत्तीसगढ़ में चावल के अनेक किस्म के छत्तीसगढ़ में चावल के बीज और चावल की किस्में होती हैं। अगर आज बिहार में आप देखोगे एक ही हाजीपुर जिले में कम से कम 10 तरह के केलों की फसलें जो हैं, 10 तरह के केलों की प्रजातियां वहाँ पर हैं। जहाँ से माननीय कृषि मंत्री जी आते हैं वहाँ का तो जर्दा आम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो देश की जैव विविधता है, वो जैव विविधता जो एक तरह का जो बीज हम अगर देश में लाएंगे उसको सबसे बड़ा खतरा है। और सूखे और इसके साथ साथ ये जो बीजों के संबंध में जो हमें अपने जो देसी बीज हैं उन देसी बीजों को कैसे हम लोग अपने को बचा करके रखें, अपने देश की जो जैव विविधता है उसको भी बचा के रखें। क्योंकि जो मौसम का संकट है और जो फसली संकट है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि खेती में हम एकदम से जो नए बीज और नई तकनीक लाते हैं उसमें स्थानीय पर्यावरण विषयों का जो संतुलन है उस विषयों के संतुलन को हम नहीं रख पाते हैं। मेरे को लगता है कि कृषि के जो विकास की नीति है इसको आगे बढ़ाते समय हमें जो जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं उनके संतुलन को, स्थानीय बीज के द्वारा हम किस प्रकार से उत्पादन की वृद्धि करें उसको, और खेती के साथ साथ पशुपालन की वृद्धि को करें। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विषय और कहना चाहूँगा और विशेष रूप से मैं राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूँगा। हालांकि कृषि मंत्रालय द्वारा इस विषय पर अनुशंसा की गई है। ये जो नेशनल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में जो क्लेम का जो पैसा है वो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कृषि मंत्रालय की अनुशंसा भी रहती है। मैं केवल 2 मिनट में अपने विषय को समाप्त करना चाहूँगा। पश्चिमी राजस्थान में जो मौसम, जो बारिश है वो हमेशा लेट रहती है और जो देश का जो औसत है उस औसत से जो है वो कम बारिश होती है। इसलिए हम जो सूखे की समस्या और चारे के संकट को झेलते हैं, हम एक स्थायी चारे के संकट को झेलते हैं। कई बार वो जो 90 दिनों की जो तकनीकी व्याख्या है उस व्याख्या के अंतर्गत नहीं आता है। पिछली बार भी माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात को लेकर के आश्वासन दिया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में लगातार देश के औसत से कम बारिश होने के कारण जो हमें लगातार सूखे का सामना करना पड़ता है, और वहाँ पर तो मूल रूप से हमारा जो पशुधन है वही आय का एकमात्र स्रोत है। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, जिनकी क्षेत्रों की अपनी भौगोलिक सीमाओं के कारण अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूँगा उसके लिए कोई समग्र विकास की नीति को, विषय को विस्तार करें और उसके लिए जो एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं वो पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या है, उन नॉर्म्स को थोड़ा सा और उसमें थोड़ा ढील देने का प्रयास करें ताकि उस क्षेत्र की समस्याओं का हम समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।